दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं 2025 में होने वाले बहुत बड़े एक योग के बारे में बताऊंगा और यह योग है शनि और राहु का योग। अर्थात शनि और राहु की युति 2025 में होने वाली है और यह युति 57 साल बाद वापस होने जा रही है। अब आपको यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी कुंडली में, जिनकी आयु कम है, लेकिन उनकी कुंडली में भी शनि राहु की युति है। ऐसे बच्चे भी होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है। लेकिन मैं आपको इसकी वास्तविकता बताऊंगा कि 57 साल बाद ही ऐसा योग क्यों बन रहा है। तो 57 साल बाद शनि और राहु दोनों साथ में आने वाले हैं मीन राशि पर, और यह स्थिति चलेगी 51 दिनों तक, केवल 51 दिनों तक। पहले भी यह स्थिति बनी है, लेकिन लंबे समय तक बनी है। लेकिन इस बार जो ये योग है, युति है, यह केवल 51 दिनों के लिए ही बन रही है। तो पहली बात तो कब बनेगी और पूर्व में कब बनी थी, उस स्थिति को समझेंगे। और ये जो 51 दिन हैं, इन 51 दिनों में इस युति का प्रभाव किन पर पड़ सकता है, किस पर पड़ सकता है, क्या स्थिति रह सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो छोटी सी जानकारी है, लेकिन पहली बार मैं इस चैनल पर इस बात को विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। शनि और राहु, इसकी युति को बहुत सी बार आपने सुना होगा कि यह युति ठीक नहीं होती है और मीन राशि पर यह युति हो रही है तो बहुत ही खराब युति है, और ऐसी स्थिति में सभी राशियों पर कोई न कोई बुरा प्रभाव इसका जरूर पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, इस योग को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। कहीं इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, कहीं इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है, लेकिन इस युति का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगर आपको पता है कि शनि और राहु की युति को क्या कहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 57 साल बाद वापस यह योग बन रहा है। देखिए, शनि कभी वक्री भी होता है, कभी मार्गी भी होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में शनि मार्गी ही चलता है। अपने रास्ते पर सीधा चलना, इसे कहते हैं मार्गी। लेकिन राहु कोई प्लेनेट नहीं है। अगर आप वराह मिहिर की वृहत संहिता को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ राहु वाले अध्याय में उन्होंने बड़ी सुंदर बातें लिखी है राहु के बारे में। उन्होंने यह भी लिखा है कि जब भी ग्रहण होता है तब हम सूर्य चंद्रमा को जो भी अर्पण करते हैं, चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में जो भी अर्पण करते हैं, तो भगवान ने राहु को भी वरदान दिया है कि जो भी मनुष्य, धरती पर बैठा हुआ मनुष्य इस ग्रहण में जो भी भोग चढ़ाएगा या जो भी अर्पण करेगा भोग स्वरूप, वह राहु को भी उस समय मिलता है। तो ये बातें भी लिखी है और बहुत सारी बातें लिखी है। तो वहाँ पर राहु को केवल अंधकारमय बताया है, ग्रह न बताकर अंधकारमय बताया है, और राहु वास्तव में कोई ग्रह भी नहीं है। अब यह योग 57 साल बाद ही क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, सबसे पहले तो वह सुन लीजिए। 57 साल बाद, 57 ईयर बाद यह योग 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के बाद से यह योग शुरू होगा और 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह योग चलेगा। जैसे ही शनि मीन राशि पर प्रवेश करेगा 29 मार्च को, तो पहले से ही वहाँ पर राहु भी है, और राहु 18 मई 2025 को उतरेगा, मीन राशि को छोड़कर कुंभ पर आएगा। तो ये युति जो है, यह युति शुभ नहीं कही गई है। अधिकतर शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस युति को ठीक नहीं कहा है। लेकिन क्या मीन राशि पर आएगा तो ऐसी स्थिति में भारत में या विश्व में क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और पड़ेगा तब भी किन लोगों पर पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी, उसको भी जानेंगे। लेकिन यह योग 57 साल बाद ही क्यों बना है। देखिए, राहु शनि की युति तो होती है और हर 12 साल के लगभग यह युति होती है। आपने बहुत सी बार सुना होगा 30 साल बाद यह योग बन रहा है।
या 18 साल बाद यह योग बन रहा है, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। राहु और शनि की युति हमेशा 11 या 12 साल में होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है, उसी राशि पर नहीं होती। हर बार अगर आप युति देखेंगे शनि राहु की तो अलग अलग राशियों पर होती है। 4 राशियां तो ऐसी है, उनके ऊपर तो पिछले 103 सालों में राहु शनि की युति हुई ही नहीं है। उसको भी समझेंगे इसी वीडियो में कि 4 राशियां तो ऐसी है, उनके ऊपर तो शनि राहु आए ही नहीं एक साथ। कितनी विचित्र बात है। अब ये 57 साल में ऐसा क्यों बन रहा है योग, पहले उसको जानने से पहले एक बात और नोट कर लें। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:46 से लेकर 28 अप्रैल 2025 सुबह 6:20 तक पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र, और फिर दिनांक 28 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, में शनि राहु की युति रहेगी। और राहु जो है, शनि की युति भी रहेगी, राहु की रहेगी, लेकिन राहु इस पूरे समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में ही रहेगा, और शनि जो है वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 28 अप्रैल से लेकर 18 मई 25 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि रहेगा, लेकिन राहु इस पूरे समय में 29 मार्च से लेकर जो 18 मई का समय है, इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में ही रहेगा। अब इन योगों को अलग अलग नाम भी दिए हैं। वैसे कई बार एक योग सुनते हैं कि इस योग को ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो वो आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं, इस योग को क्या कहते हैं, शनि राहु की युति को। देखिए, मैं इससे पहले वाली स्थिति बताऊं अगर, तो 23 दिसंबर 2012, नोट कीजिए, 23 दिसंबर 2012 से 12 जुलाई 2014, इस बीच में राहु शनि की युति तुला राशि में हुई है। उस समय क्या विपदाएं आई, क्या समस्याएं आई, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, पुराना समय जो गया है। उससे पहले 17 फरवरी 2002 से 22 जुलाई 2002 राहु शनि की युति वृषभ राशि में हुई है, मीन में नहीं हुई है, ये मीन में होने वाली है। देखिए, ध्यान से नोट करिए। उससे पहले 15 दिसंबर 1990 से लेकर 12 अप्रैल 1991 मकर राशि में राहु शनि की युति हुई है। उससे पहले 21 मार्च 1990 से लेकर 19 जून 1990 मकर राशि पर शनि राहु की युति वापस हुई है। उससे पहले अगर चले जाएं तो 15 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक शनि राहु की सिंह राशि में युति हुई है। उससे पहले जाएं तो 28 सितंबर 68 से 6 मार्च 1969 तक शनि राहु मीन राशि में युति रही है। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगेगा कि मीन राशि में कब था। तो यहाँ 28 सितंबर 68 से 6 मार्च 69 तक शनि राहु की युति मीन राशि में रही थी। फिर उससे पहले 12 जनवरी 68 से 16 जून 68 में भी रही थी मीन राशि पर, तो उस समय रही थी। उससे आज तक गिने तो 57 साल हो जाते हैं। मीन राशि पर इतने सालों में इनकी युति नहीं हुई। तो उस वर्ष क्या हुआ था? कोई बहुत बड़ी घटना हो गई या कोई भूकंप आ गया या क्या स्थिति बनी? ये तो उस समय का पता करें, अगर कहीं से खोजें तभी पता लगेगा। लेकिन उस समय में जन्मे तो होंगे बहुत सारे लोग, उनकी कुंडली में ऐसे योग बने होंगे, तो क्या वे सभी दुखी हैं? क्या उन सबको कष्ट है? उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में दी जाएगी कि यह युति कब तकलीफ देती है। उससे पहले जाएं तो 12 नवंबर 1955 से लेकर 6 मार्च 1957 वृश्चिक राशि में युति रही थी इन दोनों ग्रहों की। अगर उससे पहले देखें तो 12 अक्टूबर 1944 से लेकर 21 सितंबर 1945 तक मिथुन राशि में इनकी युति हुई थी। और उससे पहले जाएं तो 6 दिसंबर 1933 से लेकर 14 मार्च 1934 मकर राशि पर शनि राहु की युति हुई थी। तो अब आने वाले समय में वापस शनि राहु की युति कब होगी? ये 51 दिन तो ये रहे, अभी मैंने बता दिया 29 मार्च से 18 मई।
अब आगे जो है, आगे की अगर बात करें तो 24 मार्च 2036 से लेकर 26 अगस्त 2036 इसमें शनि राहु की कर्क राशि पर युति होगी। अब विचित्र बात यह है कि मेष, कन्या, धनु और कुंभ 4 राशियों पर तो इनकी युति पिछले 103 सालों में हुई ही नहीं। जो मैंने डाटा आपके सामने रखे हैं 1933 से लेकर, और ये जो आगे 2036 तक की स्थिति मैंने बता दी, लेकिन अभी तक इन 4 राशियों पर मेष, कन्या, धनु और कुंभ आएगा, इन पर भी आएगा, यह योग बनेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो पहली बात जो मैंने तारीखें बताई है उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि शनि राहु की जो युति है वह ना तो 18 सालों में होती है, ना 30 सालों में होती है, क्योंकि 30 साल हम शनि से जोड़ते हैं कि शनि 30 साल में घूम के आएगा, राहु से युति होगी। नहीं, गलत है। 6-6 साल में युति होती है। शनि एक बार केतु के साथ रहेगा 6 साल, फिर 6 साल बाद राहु के साथ आएगा, तो 12 साल में मिलन होता है राहु और शनि का। अब कितने दिन होगा वह तो उसकी गणना ही बता पाएगी। लेकिन अब पहले देखें 68 में, 69 में तो काफ़ी लंबे समय तक यह युति मीन राशि पर रही थी, लेकिन अब वापस 57 साल बाद यह योग बन रहा है। यो मानकर चलें 60 साल ही हो गए, लेकिन 57 साल के बाद यह योग बना है केवल 51 दिनों के लिए, 51 दिनों के लिए, 51 दिनों के लिए। अब बहुत सी बार आप सुनेंगे कि अभी 29 मार्च को ग्रहण भी होने वाला है, उससे पहले भी एक ग्रहण होने वाला है। बहुत ही बुरे योग बन रहे हैं, ग्रहण युति होगी, फिर 5 ग्रहों की युति होगी, 6 ग्रहों की युति होगी, तो ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ, ग्रहण होगा, लेकिन 29 मार्च का जो ग्रहण है या 14 मार्च का भी जो ग्रहण है वे यहाँ पर नहीं है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। जहाँ ग्रहण होगा वहाँ पे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इस समय में जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में ग्रहण युति जरूर होती है। अब ग्रहण कब होता है? सूर्य, चंद्रमा, राहु तीनों एक साथ हों और तिथि भी अमावस्या पूर्णिमा हो, तब ही ऐसी स्थिति बनती है। इस बात को समझना भी जरूरी है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। तो आपने यह तो मान लिया कि 103 साल हो गए हैं, इसमें 4 राशियां ऐसी उन पर तो यह योग अभी तक आया ही नहीं, उन राशियों पर तो शनि राहु अभी तक आया ही नहीं। तो अब 2036 के बाद फिर 12 साल जोड़ो, फिर आगे से आगे जोड़ते रहो, तो कहीं न कहीं तो ऐसी राशि आएगी। ये जो 4 राशियां बची हुई है इनमें भी कोई न कोई राशि ऐसी होगी, उस पर यह स्थिति बनेगी, उसकी गणना करेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने पूरी स्थिति आपके सामने रख दी। अब 6 ग्रहों की युति, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, शुक्र, बुध, इन ग्रहों की युति होगी। देखिए, शनि राहु की युति पर ही चर्चा कर रहे हैं, साथ में अगर शुक्र भी आ गया तो मीन राशि पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बुध भी आ गया तो शुक्र उच्च का है, अगर यूँ देखें तो ठीक है स्थिति। वैसे यूँ देखा जाए तो शनि, बुध, शुक्र तीनों मित्र हैं, और राहु साथ में तो वह भी मित्र है। दिक्कत कब होती है? जब वहाँ सूर्य और चंद्रमा आ जाए। तो 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम 4:35 तक चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा भी आ जाएगा इस समय में, सूर्य भी आ जाएगा, शनि, राहु, शुक्र, बुध आ जाएगा। तो ये युति इस समय में जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में यह योग किस भाव में बनेगा उस पर निर्भर करेगा। जिस भाव में यह योग बनेगा उस भाव के लिए थोड़ी समस्याएं होती है, अगर ज्योतिष को हम माने तो। फिर 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल जो है, 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक भी 5 ग्रहों की युति बनेगी। उसमें चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र। तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत आएगी मीन राशि में ही। तो एक बात तो आप पक्की मान लें कि मीन राशि वालों को थोड़ी सी यहाँ दिक्कत रह सकती है। अब एक बात और नोट करें, ये जो 51 दिन है 29 मार्च से लेकर और 29 मार्च 25 से लेकर 18 मई 2025, इस बीच में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में
यह योग 57 साल के बाद बना है, तो उनकी कुंडली में ऐसा योग बनेगा कि शनि राहु आएंगे मीन राशि पर। और जो समय बताया वहाँ 5 ग्रहों की युति भी बनेगी, 6 ग्रहों की युति भी बनेगी। तो क्या अशुभ स्थिति रहेगी, शनि राहु की युति खराब रहेगी? देखिए, इसे भी आप नोट कर लीजिए। शनि राहु दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं, और शनि और राहु गुरु को भी शत्रु नहीं मानते। मीन राशि पर जब भी आते हैं तो मीन राशि सम राशि है। हालांकि राहु जैसे आप शनि की मकर और कुंभ राशि मानते हैं, वैसे राहु भी कन्या राशि को अपनी मानता है, केतु मीन राशि को अपना मानता है। लेकिन अब शनि राहु दोनों आ गए मीन राशि पर, तो क्या होगा? तो इस समय में, इन 51 दिनों में, जिनकी मेष लग्न की कुंडली होगी, नोट कर लीजिए, जिनकी मेष लग्न की कुंडली बनेगी, जिन बच्चों का जन्म होगा इस समय में, लग्न की बात हो रही है, और जिनकी कर्क लग्न है, जिनकी सिंह लग्न की कुंडली होगी, जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, जिनकी धनु लग्न की कुंडली होगी, जिनकी मीन लग्न की कुंडली होगी, उसमें यह योग थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, क्योंकि उन कुंडलियों में शनि राहु शुभ कारक नहीं होते हैं, अच्छे फल देने वाले नहीं होते हैं। तो ये जो 6 लग्न है, इनमें अगर जो बच्चे जन्म लेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत इस समय में ज़रूर रहेगी, आने वाले समय में। लेकिन कब रहेगी, उसमें भी मुख्य बात यह है कि अगर राहु की दशा आ गई तो वह समय थोड़ा सा, जिस भाव में युति बनेगी उस भाव के फलों में कमी होगी, वहाँ संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा, उस भाव के फल शुभ नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी कर्क लग्न की कुंडली है। अब आप गणना करें, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो मीन राशि नवम भाव में पड़ेगी, भाग्य पर पड़ेगी। और भाग्य का संबंध किससे है? व्यक्ति का जीवन। अगर भाग्य अच्छा होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। और जिनकी कर्क लग्न की कुंडली बनेगी और उनके नवम भाव में यह युति होगी, तो उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब मान लीजिए राहु की दशा आ गई किसी कारणवश, कुछ योग ही ऐसा बना या नक्षत्र ऐसा बना जिस नक्षत्र में जन्म है, और जन्म के कुछ समय बाद राहु की दशा आ गई, तो माता पिता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति के काम काज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी शिक्षा, उसके दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है शनि राहु का। लेकिन लग्न पर निर्भर करेगा, किस लग्न में वह बच्चा जन्म ले रहा है। या आपका वैसे भी कर्क लग्न है मान लीजिए किसी व्यक्ति का, तो उसकी कुंडली में नवम भाव में यह युति बनेगी। लेकिन अब क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में युति बनना और फिर दशा वैसी होना, तभी स्थितियां खराब होती। मान लीजिए शुभ दशा है। अब एक बात यहाँ और नोट करने की है कि गुरु जो है, आप ध्यान से समझिए, गुरु अभी वृषभ राशि पर चल रहा है, वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर, शत्रु राशि पर गुरु भी। अब आप सोचिए कि गुरु के घर में शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि हालांकि अच्छा प्लेनेट माना गया है, ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है, लेकिन राहु तो बुरा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब दोनों का आप बुरा मानते हैं, मान लीजिए एक ही बुरा है, राहु बुरा है, और गुरु जो है उस घर का जो मालिक है वो किसी शत्रु के घर में बैठा हो, तो स्थिति क्या होगी? थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी। तो यह स्थिति, इस स्थिति को समझना पड़ता है। अब आगे की अगर बात करूं मैं, तो 6 मई 2025 तक बुध ग्रह भी इसी राशि पर रहेगा, मीन राशि पर ही रहेगा, और बुध को नीच माना गया है। हालांकि मीन राशि पर अगर नीच का ना भी हो, उसकी डिग्री में नीच के वीडियो को जरूर देखें, कितने डिग्री पर नीच का होता है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बुध जो है मीन राशि पर आएगा, लेकिन साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, और ये जो 6 अप्रैल को बुध उदय होगा तब तक अस्त रहेगा। तो बुध जिस राशि का स्वामी है, जिन राशियों का स्वामी है, उन राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर अस्त है तो उदय होने के बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा। शुक्र भी मीन राशि पर 31 मई तक रहेगा, तो शुक्र तो पूरे समय ही रहेगा इसमें, लेकिन शनि साथ में, राहु साथ में है, तो स्थिति है मित्रों के साथ है, लेकिन स्थिति गड़बड़ होती है। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे इसको हम आगे समझेंगे। सूर्य भी 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा, तो 29 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, बुध, और जो मैंने अगर 6 ग्रह बताएं तो वो योग कब बन रहा है वो भी आपने नोट किया होगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी, और किस भाव में बनेगी, उस भाव से संबंधित फलों में
कमी अवश्य होगी। और मान लीजिए ग्रहण के दिन ही जन्म हुआ, चाहे ग्रहण विदेश में हुआ 29 मार्च का, या जो भी ग्रहण हुआ मान लीजिए विदेश में हुआ, लेकिन अब जैसे इसमें अगर ग्रहण होगा 29 मार्च 2025 खंडग्रास सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में इसका कोई दोष नहीं लगेगा, ना ही कोई सूतक लगेगा, क्योंकि यह जो ग्रहण है स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, बेलारूस वहाँ पर ये ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, दक्षिणी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, आयरलैंड, अफ्रीका, उत्तर और पूर्वी अफ्रीका, तो वहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। और उन देशों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, वहाँ पर भी हलचल ज़रूर रहेगी अगर ग्रहण का प्रभाव माने तो। जहाँ पर ग्रहण होता है तो पुराने लोगों ने कहा है कि ग्रहण जहाँ होता है उस देश में छोटी छोटी समस्याएं आती है, उनको वहाँ उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर वे भारत में तो हम जानते ही हैं कि ग्रहण के बहुत सारे, ग्रहण के समय में क्या कहा गया है, देव भगवान की आराधना करें। अब मुद्दे की बात करते हैं। गुरु जो है, गुरु की राशि पर, गुरु जो है उसकी राशि पर शुक्र भी है, लेकिन मूल मुद्दा क्या है, शनि और राहु का। शनि और राहु की युति, इसको क्या कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तो पता है, लेकिन इसको अलग अलग नाम दिए हैं। पराशर पुराना जो शास्त्र हैं उसमें भी अलग अलग नाम दिए हैं। आप ज़रूर लिखें कि आपको पता है क्या शनि राहु की युति को क्या कहते हैं, ज़रूर लिखें। अगर आप सही बता रहे हैं तो मैं वहाँ लाइक भी ज़रूर करूँगा आपके कमेंट को। तो गुरु जो है, गुरु से क्या संबंध, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आपको ज्ञान बांटे, उसे गुरु कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु का सीधा सा मतलब है कि जो ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति है उससे संबंध है गुरु का। अब वो ज्ञान कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु जो है उसमें एक नियम और आप नोट कर लीजिए कि गुरु पुरानी परंपराओं को ज़्यादा मानता है। ज़्यादा क्या, उसी को मानता है। वो नई टेक्नोलॉजी, नई जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार नहीं करता। जिसका गुरु ज़्यादा प्रबल होगा वो पुरानी चीज़ों को ही ज़्यादा मानेगा, नई चीज़ें, नए सिद्धांतों को नहीं मानेगा, परंपरावादी होता है। तो गुरु जिसका प्रबल होगा वो व्यक्ति भी परंपरावादी होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। गुरु जीव है। गुरु का दूसरा नाम क्या, अगर शास्त्रों में पढ़ेंगे तो धनु मीना दीपो जीव, उसमें लिखा हुआ कि धनु और मीन राशि का स्वामी जो है वह जीव है। कहीं कहीं जीव शब्द लिखा है। जीव का मतलब जान, शरीर में जान, ताकत। गुरु से हम चर्बी को भी देखते हैं। व्यक्ति के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो गुरु प्रभावित व्यक्ति जरूर होगा। मोटा है, हेल्दी है, तो गुरु प्रभावित होगा वह व्यक्ति। चर्बी नहीं है, दुबला पतला है, तो गुरु प्रभावित व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन गुरु जीव है। शरीर में जितना भी जो भी ताकत है वह गुरु से है। गुरु अगर किसी का कमज़ोर हो जाए तो शरीर की ताकत क्षीण हो जाती है। तो पूरा जो नाड़ी तंत्र सिस्टम जो बना हुआ है उसमें सभी ग्रहों का भी योगदान है, लेकिन गुरु जीव है। और गुरु को, वैसे बुद्ध को भी वाणी का कारक कहा गया है, लेकिन गुरु भी वाणी का कारक है। अच्छी वाणी, जिसकी वाणी में, जिसका भाषण बड़ा मजबूत हो, ऐसा नेता भी हो सकता है। जो बात अच्छी करता हो ऐसा व्यक्ति अच्छा वकील भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा शिक्षक, अच्छा गुरु, अच्छे प्रवचन देने वाला व्यक्ति, ये सब गुरु से देखते हैं। और स्मरण शक्ति, जिस व्यक्ति की स्मरण याद करने की जो शक्ति है, हर बात याद रहती है। जिस किसी व्यक्ति को पुरानी बात है वह भी याद रहती है, इसका मतलब ये समझ लीजिए उसका गुरु काफ़ी अच्छा है। और भूल जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आप उसको काम बताया और भूल गया, तो गुरु खराब है। अब गुरु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि पर शनि राहु की युति हो रही है। तो वो परंपरा, पुरानी परंपराओं को मानने वाला गुरु। और गुरु का संबंध अगर बुध से बन जाए, एक बात और नोट कर लीजिए, गुरु का संबंध यदि बुध से बन जाए तो फिर उसमें पुरानी बातों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी वह काम में लेगा। जैसे हम पंडित लोग भी यूट्यूब पे आते हैं तो हम नई टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु का संबंध बुद्ध से जरूर होता है। जो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा को भी साथ में लेकर चलता है, नई नई तकनीक को साथ में लेकर चले, तो गुरु के साथ बुद्ध का कहीं ना कहीं संबंध
उस व्यक्ति का जरूर होगा या शनि का संबंध होगा, तभी जाकर वह आगे नई तकनीक में जा सकता है। अन्यथा वह पुरानी विचारधारा में ही रहेगा। बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे, विद्वान होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन वह पुराने सिस्टम से ही चलते हैं। वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, वो नई तकनीक को काम में नहीं लेंगे, वो पुराने सिस्टम से ही चलते हैं। उनके पास ज्ञान बहुत सारा होता है, लेकिन वे दब जाता है, वह ज्ञान दब जाता है, क्योंकि वे उसको सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं, नई तकनीक को काम में नहीं लेते हैं। और गुरु में एक बात और है कि गुरु के साथ अगर पाप ग्रह राहु आ जाए तो पाखंड आ जाता है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मान लीजिए गुरु राहु के साथ ही बैठा हुआ और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो पाखंड आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा भाषण दे रहा है या बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी दिनचर्या को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें पाखंड है, आडंबर है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। राहु जो है वो अंधकार, पाखंडी बना देता है, व्यक्ति की स्थिति को सुधार भी देता है और बिगाड़ भी देता है। अब राहु शास्त्रज्ञ भी है, ऐसा भी लिखा है, तो शास्त्र तो पढ़ेगा, लेकिन गुरु को अगर दूषित कर रहा है तो मन में बुरे विचार भी आएंगे और पुरानी विचारधाराओं को वो आपके सामने बताएगा ज़रूर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाखंड वाली भी होगी उसमें। फिर आगे चलकर फिर बहुत सी बार पता लगता है कि ये व्यक्ति तो पाखंडी निकला। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो बात करेगा, जो प्रवचन देगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी दिनचर्या कुछ अलग होगी। उसकी जो अंदरूनी बातें हैं बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं। तो वह राहु गुरु की युति से पता लग सकता है, उसकी कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब बात करें यदि शनि की, शनि मीन राशि पर आए, गुरु तो दूर बैठा हुआ, लेकिन गुरु को जानना भी जरूरी है। अब गुरु की राशि पर शनि आ गया और राहु भी है। पहले शनि को समझते हैं। शनि क्या है? कर्म। जो आदमी समय पर उठे, मजबूती से काम करे, बहुत कठिन परिश्रम करे, वह शनि है। और न्यायाधीश भी है, जो सच्चाई पर चले, झूठ उसे बर्दाश्त ना हो, बात कड़वी करे। कोई व्यक्ति आपको मिला होगा, वो बात कड़वी करता है लेकिन सच्ची बात करता है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं शनि उसका मजबूत है। और शनि जो है उसका सीधा संबंध है आविष्कार से, नई नई खोज करना, नई नई तकनीक को काम में लेना, यहाँ पर शनि का भी संबंध। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, शनि जो है वो कर्मठ अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति दिन भर दौड़ता है, कहाँ आपने देखे होंगे बहुत मेहनत करता है, वह व्यक्ति शनि से प्रभावित अवश्य होता है और वह अपने लक्ष्य को साधने में पूरे जान लगा देता है। ऐसा शनि का गुण है। तो शनि में अवगुण बिल्कुल नहीं है, यह मानकर चलिए। शनि खराब कभी नहीं होता है। हाँ, कुंडली के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर अगर देखें तो अगर वो किसी पाप राशि, शत्रु राशि पर है, अब यहाँ तो गुरु की राशि पर आ गया, लेकिन अगर वह शत्रु राशि पर होगा, नीच का होगा, बुरी स्थिति में होगा और लग्न में भी वह कारक नहीं होगा, तो फिर वहाँ उसके प्रभाव। अब शनि का एक गुण और है कि कोई व्यक्ति बेईमान है तो उस पर अंकुश लगाने का काम शनि करता है। मान लीजिए शुक्र जो है, शुक्र को आप मानते हैं कि शुक्र अगर किसी का बलवान है, शुक्र किसी भी व्यक्ति का बलवान हो, तो वह व्यक्ति जो है भौतिकतावादी होता है, उसको नई नई चीज़ें चाहिए, बहुत शौकीन होता है। लेकिन शनि जो है अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो वह अंकुश भी लगाता है, नहीं ये ऐसा काम नहीं करना है, गलत है। कोई व्यक्ति का शुक्र खराब है, वह शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है, गलत लोगों के साथ बैठता है, लेकिन शनि का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए और शनि की दशा भी आ जाए तो शनि उस पर अंकुश लगाने का काम करता है। शनि शास्त्रज्ञ है, दार्शनिक है, दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले, नीति शास्त्र को समझने वाले, ये सब शनि से संबंधित हैं। डॉक्टर हैं जो हड्डियों का काम करते हैं, जो शल्य क्रिया करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, उसमें मंगल भी आता है, शनि भी आता है। तो सुख दुख, मृत्यु, आयु, जीवन, ये सब शनि पर निर्भर है। व्यक्ति की आयु अगर अधिक है तो शनि कहीं न कहीं उसका बलवान है, क्योंकि उसने मेहनत की है, जीवन भर संघर्ष किया, व्यायाम किया है, बैठा नहीं रहा है। बैठा रहेगा तो व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर भी धीरे धीरे फिर नुकसान की तरफ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि शनि से संबंधित व्यक्ति जो होगा उसका कर्म प्रधान होगा। और दूसरी बात यह, वह अंकुश लगाएगा, गलत काम उसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई गलत काम करेगा तुरंत रोक देगा। व्यक्ति के मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ,
कहीं न कहीं उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव जरूर होगा। मान लीजिए मित्र ने तो उसको कह दिया कि ये मेरे साथ चल, ये खा ले, ये पी ले, लेकिन वो चीज़ गलत खिला रहा है आपको, तो आंतरिक मन, अगर एक बार मन कर रहा है, बार बार रोक रहा है उसको, मन बहुत कठिनता हो रही है उसको, उस काम को करने में उसको बहुत तकलीफ आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं शनि का प्रभाव है। शनि अंकुश लगाने का काम करता है। तो ये बात शनि की आपने समझी। अब जैसे बड़े बड़े जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनका शनि बहुत ही मजबूत होता है। शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। शनि केतु के साथ आ जाए, बहुत अच्छे योग होते हैं। संत बनने के योग अगर देखो, कोई आदमी साधु बन गया, उसकी कुंडली में देखना आप, शनि केतु का संबंध होगा या गुरु केतु का संबंध होगा। या धार्मिक व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं गुरु पर केतु का प्रभाव होगा, शनि पर केतु का प्रभाव होगा। शनि केतु की आपस में कहीं ना कहीं कोई योग ऐसा होगा कि वह व्यक्ति संत बन गया, उसने दुनिया छोड़ दी है। लेकिन राहु अलग चीज है। अब राहु के बारे में देखें तो राहु षड्यंत्र है। षड्यंत्र का दूसरा नाम राहु है। चोरी, छीना झपटी, आघात, पीछे से आघात करना, किसी के साथ बेईमानी करना, ये सब। शरीर में भी अगर कोई लंबे समय तक कोढ़ हो गई, खुजली हो गई, शरीर में कोई बहुत बड़ा स्किन डिजीज़ हो गई, लंबे समय से चल रही है, तो ये सारी राहु से देखी जाती है। तो कोई व्यक्ति आघात करता है, पीछे से आपके ऊपर हमला करता है, आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो वहाँ राहु के गुण उस व्यक्ति में आप देख सकते हैं। क्योंकि वो सच्चाई से रहेगा ही नहीं, वह तो षड्यंत्र करेगा, गुप्त युक्तियों को काम में लेगा। इसलिए मैं राहु के मेरे सारे जो वीडियो हैं, आपने अभी पीछे मैंने डाले हैं, आप ध्यान से देखना, उसमें मैंने बताया है कि गुप्त युक्तियों को व्यक्ति काम में लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो कूटनीति, समुद्र मंथन के समय भी पुरानी कथा अगर सुनते हैं तो उसमें भी यही आया कि देवता बन गया और अमृत का पान कर लिया, तो वहाँ षड्यंत्र ही किया, बेईमानी की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, राहु में भी शास्त्र, राहु प्रभावी व्यक्ति भी शास्त्र पढ़ेगा, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं षड्यंत्र भी करता है, बेईमानी भी करता है, ऐसा नहीं है। तो राहु गुरु की युति होती है, तो गुरु साथ में आएगा तो उसको कहीं न कहीं शास्त्र भी पढ़ाएगा, और ज़्यादा अच्छी स्थिति बनती है वहाँ, गुरु साथ में आएगा। लेकिन जिस भाव में यह युति बनेगी, उस भाव में कुछ कमी भी जरूर करेंगे, इस युति को शुभ नहीं माना है। अब शनि राहु की युति पर बात करें, मीन राशि पर युति हो रही है। अब मीन राशि के तो हजारों लोग होते हैं, सभी एक स्वभाव के तो होंगे नहीं, कोई गुस्सा चिड़चिड़ा वाला स्वभाव वाला भी होगा, कोई चालाक भी होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। लेकिन मीन राशि जो है वह उभयोदय राशि है। आपने देखा होगा मीन राशि में दो मछलियां हैं, तो उभयोदय का मतलब है कि जब वे उदय होती है तो ये उनकी पूंछ भी दिखती है, आंख भी दिखती है। उभयोदय, एक तरफ मुंह दिखता है, एक तरफ पूंछ दिखती है, तो उभयोदय राशि है। और इसमें कोई ग्रह आ जाए तो उसके फल भी तुरंत मिलते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि मीन राशि जो है उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी दशा आ जाए तो पूरी दशा में उसके फल मिलते हैं। शुभ हैं तो शुभ मिलेंगे, अशुभ हैं तो अशुभ मिलेंगे, ऐसा भी लिखा है। तो उभयोदय राशि है, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, वे तो 11 राशियां हैं, लेकिन ये उभयोदय, ये अकेली राशि मीन राशि। तो मीन राशि में अब देखो आप, दो मछलियां हैं, तो वो तालमेल का संकेत दे रही है कि तालमेल से चलने वाली राशि, सामंजस्य वाली। तो मीन राशि वाला व्यक्ति क्या होगा, अधिकतर जो गुण देखे जाएं तो वह तालमेल रखने वाला होगा, एकदम किसी से बिगाड़ा नहीं करेगा, प्रेम बढ़ाने की कोशिश करेगा, हो सके जहाँ तक स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। मीन राशि वालों में दो विचार भी आते हैं, कभी कोई काम करते हैं तो दो दिमाग रहते हैं कि करूं या ना करूं, ये स्थिति भी रहती है बहुत सी बार। लेकिन इसको भय है कि गलत काम नहीं करना, तालमेल बनाकर चलें, हो सके जहाँ तक इसको निपटा देवें, इस प्रकार की भावना रहती है। तो सामंजस्य बिठाना इसका मुख्य गुण है। जल तत्व से संबंधित है, मछली है तो जल से इसका संबंध है। तो मछली कहाँ रहती है, या तो नदी में रहेगी, किसी तालाब में रहेगी, और बड़ी मात्रा में देखें तो समुद्र में मछली रहती है। तो मीन राशि का संबंध यहाँ से है, सत्व गुण वाली राशि है, अच्छे गुण हैं इसमें। अब इस पे शनि आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु भी तो है, राहु 18 मई तक चलेगा। तो कुल मिलाकर मीन राशि जो है, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो,
ढंग से रहो, दूसरे को भी परेशान मत करो और खुद भी ज़्यादा टेंशन मत लो। इस प्रकार की भावना मीन राशि की जनरली होती है। अब ये बात अलग है कि किसी की कुंडली किसी अलग लग्न की होगी, राशि मीन भले ही है, लग्न क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, 9 ग्रहों को देखना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि बुरी राशि नहीं है। अब एक बात और नोट करें, कल से मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं शनि राहु की युति का क्या प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, अलग अलग राशियों के बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूंगा। मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी राशियों के अलग अलग वीडियो डालूंगा और मैं बताऊंगा कि 51 दिन जो हैं इनमें आपको क्या सावधानी रखनी है उसकी जान। लेकिन अब इस योग की बात कर ही दी है तो मैं कुछ नोट करके लाया हूँ, जो पुराने शास्त्रों में भी कुछ बातें लिखी हुई है कि मीन राशि पर अगर शनि राहु आए तो जनरली इसके क्या फल हो सकते हैं, इस धरती पे पृथ्वी पर इसके क्या असर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मीन राशि है, और फिर दूसरा जो है कुंडली में अगर देखें, काल पुरुष में अगर देखें तो 12वां भाव किसका है, खर्च का है। 12वां भाव जो है रोग का है, 12वां भाव उच्चाटन का है, विदेश यात्रा का है, कारागार का है अर्थात जेल यातना। 12वां भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। 12वां भाव, अब 12 नंबर जो राशि मीन राशि या गुरु की जो राशि है, इससे हम डॉक्टरों की स्थिति भी देखते। तो सबसे बड़ी बात शास्त्र में पहली बात क्या लिखी है, शनि के बारे में लिखा है कि शनि यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र इन नक्षत्रों पर हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों पर हो, तो जो डॉक्टर हैं उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टरों को इस समय में सतर्क रहना पड़ता है, काम करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, उनके ऊपर इस योग का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें डॉक्टर में सारे आ गए, चिकित्सा से जुड़े हुए और चिकित्सा से जुड़ी हुई शिक्षा देने वाले जितने भी संस्थान हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। फिर दूसरा प्रभाव लिखा है कि जो शराब का व्यापार करने वाले हैं उनके लिए शनि राहु की युति अगर मीन राशि पर हो रही है तो यह ठीक नहीं है। तो जो भी शराब का व्यापार करते हैं उनको इन 51 दिनों में सावधान रहना है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश विदेश में माल भेजते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, वो ये काम करते हैं, खरीद बिक्री का काम है, और विशेषकर विदेश से लाना ले जाना। और विशेषकर अब आप देखें तो शराब है, बिक्री का काम है, या दवाइयाँ बेच रहे हैं, वैद्य है, हकीम है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए इन 51 दिनों में। फिर उसके बाद जो रात में काम करने वाले हैं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो समाज का कल्याण करने वाली संस्थाएं हैं उनको भी, जो नीति को जानने वाले हैं, नीति शास्त्र हैं और अच्छी नीति रखने वाले लोगों को कल्याण करने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जो समुद्र के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे, मछली का संबंध है मीन राशि का, तो वहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि जो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, वो कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान उनको लगाना पड़ता है। जो शिल्पकार हैं उनको थोड़ा फ़ायदा भी इस समय में मिल सकता है। जो शिल्पकार हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाला है, लकड़ी के कारीगर हैं, उनको कुछ लाभ इस समय में ज़रूर मिल सकता है। लेकिन उनको उनके माल का पैसा इस समय में कितना मिल रहा है, 51 दिन में अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी वे भी ज़रूर रखें। और समुद्र के आसपास, नदियों के आसपास रहने वाले लोग भी इस समय जागरूक रहें जब यह योग बने, शनि राहु का योग बने, क्योंकि 12 साल में यह योग बनता है लेकिन उसी राशि पर नहीं बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 57 साल बाद मीन राशि पर ही यह योग 57 साल के बाद बन रहा है। तो सन 68 में बना, उसके बाद अब वापस बन रहा है। जो राजा है, जैसे मैंने बताया कि 13 अप्रैल तक सूर्य भी साथ में रहेगा, वो भी ग्रहण की स्थिति बनेगी वहाँ पर, सूर्य शनि राहु। तो इस 13 अप्रैल का जो समय है, 13 अप्रैल तक का समय, और वैसे भी शनि राहु की युति मीन पर हो रही, तो राजा को भी सावधान रहना चाहिए। राजा का मतलब आज के समय में तो कोई नेता हो गया, बड़ा नेता है, वो राजा ही है, सब उसके हाथ में ही है, तो उनको सावधानी रखनी चाहिए, बोलने में भी सावधानी, और कोई नीति बना रहे हैं तो उनको
सावधानी रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए कोई कानून बन सकता है, लेकिन महिलाओं को भी इस समय में, जैसे मैंने बताया कि रात्रि के समय कहीं आ जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। और महिलाओं के लिए कोई नया कानून बन सकता है, क्योंकि स्त्री राशि है, मीन राशि, शनि राहु का प्रभाव है। तो यहाँ पर शास्त्रों में इसके बारे में भी बताया गया है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा, शनि आएगा, राहु का प्रभाव रहेगा, तो महिलाओं को थोड़ा सावधान भी रहना, और महिलाओं का कोई कानून भी इस समय में बन सकता है। समुद्र में जो आयात निर्यात कर रहे हैं, सरकार को उनके ऊपर इस समय में नज़र अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी बुरे लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, गवर्नमेंट यदि नज़र रखे इस समय में तो कुछ लोग पकड़ में भी आ सकते हैं। तो ये जो समय है वे तो करेंगे इस समय में काम, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी इस समय बन सकती है। जब तक सूर्य साथ में रहेगा, जो मैंने ऊपर स्थिति बताई कि सूर्य साथ में रहेगा, तब तक जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनको या सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई गलत काम किया तो जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा, और किसी सरकारी अधिकारी ने कोई गलत काम किया तो उसको फंसावट इस समय में हो सकती है। इस बात को भी ज़रूर आप नोट कर लें। और राजनीति में भी कोई षड्यंत्र इस समय में हो सकता है, तो इसमें राजा को सावधान रहना है। जो राजा है, जो नेता है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उसको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति इस समय में षड्यंत्र भी कर सकता है। राहु का प्रभाव है, और साथ में सूर्य भी है, शनि भी है। तो जब सूर्य साथ में रहेगा तो ये स्थिति उस समय ज़्यादा रहती है। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए इस समय में। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस समय में देखे जाते हैं। सरकार कोई आर्थिक नीति भी बना सकती है, बैंकिंग सेक्टर में भी कोई नया कानून या ऐसा कोई जो है नियम बना सकती है, ऐसा भी इसमें योग बनता है, क्योंकि गुरु का संबंध लक्ष्मी से भी है। जिस कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। गुरु धन का कारक है, तो धन है तो जीवन है। और गुरु की राशि पर अगर शनि राहु की युति है तो बैंकिंग प्रणाली, उसमें अगर कोई उठापटक हो रही है, कोई आर्थिक संकट आ रहा है, तो इन 51 दिनों में थोड़ा सा वहाँ पर भी कोई न कोई काम हो सकता है, और कुछ समस्याएं भी आ सकती है। तो इस बात पर भी ध्यान, तो आर्थिक उतार चढ़ाव बन सकता है, कोई विदेश नीति बन सकती है। 12 नंबर की राशि है, तो विदेश से जुड़ी हुई कोई कानून बना सकती है सरकार, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे बाहर की कहीं की सरकार हो। वो कुछ ऐसा नियम बना सकती है कि विदेश से कोई अगर अनुबंध है तो उसमें कोई नियम कानून, कड़ा कानून इस समय में बना सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या कानून बनेगा और कितने दिन चलेगा, क्या 51 दिन ही चलेगा, तो उस बात को भी समझना पड़ेगा। और गुरु का संबंध शिक्षा से भी है, तो इस समय में बहुत सारी, जो मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे संबंधित समस्याएं भी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चों को इस समय में कोई परेशानी आ सकती है। तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी बच्चे दे रहे हैं, फिर उनकी कुंडली भी देखनी पड़ती है यूँ देखो तो, लेकिन यह योग उनके किस भाव में हो रहा है, हर व्यक्ति को तो परेशानी नहीं आती, लेकिन ओवरऑल भी देखें तो कोई न कोई एग्ज़ाम ऐसा है उसमें भी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। शनि का संबंध कानून से भी है, न्यायाधीश कानून, तो कानून के मामले में भी कोई नया कानून इस समय में, 1 या 2 कोई कानून भी, न्याय से संबंधित कोई काम भी इसमें हो सकते हैं। झूठ, कपट, स्वार्थ, निंदा, षड्यंत्र, कूटनीति, ये सारी चीज़ें जो है इस समय में थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी। लोगों को लगेगा कि ये दिन 51 दिन जो है बहुत ज़्यादा कोई परेशानियाँ आना या कोई समस्याएं आनी या ऐसी खबर आना, ऐसी स्थितियां इस समय में बन सकती है। ये संभावना है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी संभावना इस समय में बन सकती है। चालाकियां बढ़ सकती है। अब क्या होता है कि इस समय में मान लीजिए कोई आपको प्रलोभन दे रहा है, तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन 51 दिनों में लेन देन कर रहे हैं, चाहे सरकार से कर रहे हैं चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति से कर रहे हैं, सावधान रहें, कहीं आपके साथ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। 51 दिन निकलने दें, फिर उसके बाद लेन देन करें। कोई बड़ा लेन देन है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें।
बड़े बड़े जो संत हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको भी अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए इस समय में। शनि राहु की युति है, तो कोई धार्मिक व्यक्ति है, अच्छी बात करेगा तो ठीक स्थिति है। अगर कोई बुरी बात कह दी और जल्दबाजी में कोई वाणी से या किसी नेता से भी कोई मुंह से बात निकल गई, थोड़ा ध्यान जरूर दें। वाणी पर संयम जितना रखेंगे, ये जो 51 दिन है, भगवान का ध्यान करें। जिस किसी देवता को आप पूजा आप करते हैं, उनका ध्यान करें और अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें। हाँ, इसमें एक काम और हो सकता है, जो चोर हैं, चोरों के लिए व्यवस्था हो सकती है, कोई नया उनके लिए जेल बन सकती है, ऐसे भी कोई योजनाएं बन सकती है। उसके अलावा न्यायाधीश जो हैं या कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी है, उनका निर्माण भी इस समय में नींव रख सकते हैं। ऐसे योग भी इस समय में बनते हैं। लेकिन चोरी चकारी लूटपाट करने वाले लोगों से, या जैसे अगर आप कहीं सावधानी नहीं रखते हैं, तो इस समय में ये जो 51 दिन हैं, इसमें चोरी लूटपाट ऐसी घटनाएं भी छोटी मोटी या बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ये संभावनाएं हैं कि राहु शनि की युति 51 दिन के लिए हुई है। पहले तो बहुत लंबे समय के लिए हुई थी, और जो मैंने समय बताया उसमें मीन राशि पर नहीं हुई थी, मीन राशि पर 57 साल के बाद ही हुई है। तो यदि आपकी राशि पर, आपकी जो राशि है उस पर ये शनि राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, इसको जानना चाहते हैं तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनको ज़रूर देखते रहें। कल के बाद उनको देखेंगे, आपकी जो राशि होगी आप भी ज़रूर देखें, उससे आपको यह पता लगेगा कि आपको इन 51 दिनों में क्या सावधानी रखनी है। तो शनि राहु से जुड़ा हुआ यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।